Okay, we were discussing about diabetic neuropathy. Welcome back and good evening. डिफरेंट काजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मेटफॉर्मिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। लाइक अगर सपोज कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला पेशेंट आ गया है तो उसको क्या क्या चीज़ों से मैनेज करवाना है आपने। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनेज करवा के उस पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा। लाइक अगर उसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है तो उसको मैनेज करवाना है आपने। अगर कोई मेडिकेशन डेफिनेटली ले रहा होता है उसको बताना है कि आपने मेडिकेशन को टाइम पे लेना है। डाइट के बारे में आपने बताना है उनको। एक्सरसाइज के बारे में बताना है ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट किया जा सके उस पेशेंट्स को। और पेन मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्मोक कर रहा है तो उसके लिए क्विट करवाएं उसको। कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके आ जाएं। न्यूरोपैथी के लिए सप्लीमेंट्स दें उसको, ठीक है। और पेन मैनेजमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं, लाइक एक्यूपंक्चर्स हो सकता है, योगा टाइप्स हो सकते हैं, माइंड डाइवर्शनल थेरेपीज हो सकती हैं, मेडिकेशन हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको देके पेशेंट्स को मैनेज करवाया जा सकता है। ओके, मैंने ये पूछा था कि पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन या पेशेंट्स की अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। नहीं हो स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं, तो उसके बाद अगेन हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप लोगों से अभी क्वेश्चन करना बाकी हैं, आप लोगों से भी चीज़ें बड़ी पूछी जाने वाली हैं। एनी हाउ, सो मूविंग टुवर्ड द स्लाइड, इंट्रोडक्शन पे आ जाएं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बाकी लोगों को कहें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें वही थी, मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। माइलिन शीट के बारे में आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि माइलिन शीट होती क्या है। लिपोडेंड्रोसाइट्स उसको बना रहे होते हैं। ओके वेल, ठीक है। माइलिन शीट एक तो जो नर्व्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, दूसरा उसके ऊपर जो न्यूरॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। ये दो चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे तो आपको न्यूरोपैथी की समझ आ जाएगी। जब माइलिन शीट कैप्चर होना शुरू हो जाएगी, रोड होना शुरू हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में जो न्यूरोनल विलासिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, या नर्व विलासिटी, नर्व कंडक्शन विलासिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सेक्रेशन, इंसुलिन एक्सहार्बोस। ये वो डेफिनेशन है जो हमने डे फर्स्ट से हर कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ को डिफाइन करने में इसको ही ले रहे होते हैं। वेल, insulin is a hormone manufactured by beta cells of the pancreas, which is required to utilize the glucose from digested food as an enzyme, as an energy source. Chronic hyperglycemia is associated with microvascular and macrovascular contribution, which can lead to visual environment impairment, जिसको हमने रेटिनोपैथी का नाम दिया था, ब्लाइंडनेस, किडनी डिजीज जिसको हमने नेफ्रोपैथी का नाम दिया था, नर्व डैमेज जिसको हमने न्यूरोपैथी का नाम दिया है। गॉट इट? और दैट विल लीड टू एम्पुटेशन और हार्ट डिजीज। ये सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया काज कर रहा होता है। और क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया के पीछे क्या रीज़न है कि इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं होएगी, या इनसफिशिएंट सिक्रीट होएगी, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? ओके, सो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम। ये एक डायग्राम है दैट इज टेकन फ्रॉम द फोर्थ।
इसमें उसने कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब ये आप लोगों को मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का पता चल जाना चाहिए। इसमें पहली जो चीज़ है कि अगर हम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की बात करते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी अगर हो गई है तो उसमें डिजीनेस और सिनकोप होना शुरू हो जाएगा। अब ये डिजीनेस और सिनकोप क्यों होगा? क्योंकि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के अंदर क्या चीज़ आती है, ऑटोनोमिक डिवीजन आती है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आती है। जब सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो पेशेंट को अंदर डिजीनेस और सिनकोप होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? दूसरी कंडीशन अगर हम आइज की तरफ मूव करते हैं तो आइज में हमने रेटिनोपैथी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, ये सारी कंडीशन ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है। अगर हम माइक्रो एंजियोपैथी की तरफ जाते हैं तो सेरिब्रल इंफार्क्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, हेमरेज होना शुरू हो जाएगा। जुगुलर वेन की तरफ जाते हैं, इसके अलावा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ग्लूकोज है ये क्या करता है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम करना शुरू कर देता है, अपने अंदर डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देता है। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, सेम कंडीशन विद द ग्लूकोज, ब्लड को गाढ़ा कर रहा होता है, विस्कस कर रहा होता है, विस्कासिटी बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है। ओके, इसके अलावा आर्थरोस्क्लेरोसिस काज करता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स नॉर्मली ब्लड वेसल में से जैसे ही गुजर रहे होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पास आउट नहीं होते, लेकिन जब इंसुलिन आती है तो ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर भेज देती है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्लड वेसल के अंदर रहेंगे तो ये आर्थरोस्क्लेरोसिस को लीड कर रहे होते हैं। और आर्थरोस्क्लेरोसिस के कहीं पे अगर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गई है, जैसे ही वो मूव करेगा एम्बोलाइट फॉर्म बाइकी फॉर्म में, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन काज कर सकता है। CIT मोटेलिटी के बारे में हमने पहले बात कर ली है कि डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी होएगी, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक के बारे में हमने ब्लेडर के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है कि ब्लेडर स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिससे हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिस्कस की थी। क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा दो आर्थरोस्क्लेरोसिस अगर पेरिफेरीज में हो रही है तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज काज कर रही है, गैंग्रीन हो जाएगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड दैट विल लीड टू एम्पुटेशन। इसके अलावा सोमैटिक अगर न्यूरोपैथी है तो अबनॉर्मल सेंसरी और मोटर फंक्शन अल्टर्ड होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं होता, दैट विल लीड टू फुट अल्सर्स। एंड फुट अल्सर्स जब हो जाते हैं, डिलेड वुंड हीलिंग होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होता है कि एम्पुटेशन होने के चांसेस होते हैं। गॉट इट? ओके, डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी इज एन इंटरनेशनली एग्रीड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायबिटिक neuropathy for the clinical practice is a presence of symptoms or signs of peripheral nerve dysfunction. अब वर्ड सिर्फ एक ही यूज हुआ है यहाँ पे, peripheral nerve dysfunction in the people with diabetes after the exclusion of other causes. अगर हम सारी काजेस को निकाल देते हैं, एक डायबिटीज़ को ले लेते हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया है, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अगर पेरिफेरल नर्व डिस्फंक्शन हो गई है तो उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी का कहते हैं। अगर अदर डिजीज को, अदर काजेस को हम अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, वेल पेरिफेरल न्यूरोपैथी है क्या चीज? बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी रेफर्स टू अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन द नर्व्स दैट कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर डैमेज और डिजीज। अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ये भी कह देते हैं कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें वो नर्व जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कन्वे करती हैं टूवर्ड्स द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी, अगर वो डैमेज हो गई हैं या उनकी अगर डिसीज हो गई है तो उसको भी हम न्यूरोपैथी कह सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जा सकता है। वेल पेरिफेरल बियॉन्ड
द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरो रिलेटेड टू नर्व पैथी डिजीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी डिजीज जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व हैं उनकी डिजीज हो गई है। उन डिजीज होने के रिजल्ट में जो मैसेज बॉडी की तरफ जा रहा था वो नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी का नाम दिया जाता है इन सिंपल डेफिनेशन। इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आते हैं जिनको मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइएबल में क्या होता है कि अगर सपोज पुअर हाइपरग्लाइसीमिक कंट्रोल है, हाइपरग्लाइसीमिया है, HbA1c का लेवल आप लोगों ने करवाया और मोर देन 7 आ रहा है, तो उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। अल्कोहल कंजप्शन है तो अल्कोहल को रिड्यूस किया जा सकता है। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है। सिगरेट स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हुआ तो सर्टेन मेडिकेशंस हैं उससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और नॉन मॉडिफाइएबल के अंदर ओबेसिटी है, अगर जीन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो फिर ट्रीट नहीं होगी। अगर जीन्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सेल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है तो उसको, या हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी हो चुकी है तो उसको एट्रॉफी की तरफ लेके आया जा सकता है। हाइपरट्रॉफी अगर हो गई है सेल की तो उसको एट्रॉफी की तरफ लेके आया जा सकता है। लेकिन अगर जीन्स में ओबेसिटी है तो उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ओल्डर एज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरोपैथिक डिजीज है या न्यूरोपैथिक पेन है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज है, एल्डोज रिडक्टेज जीन हाइपर एक्टिविटी है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जीनोटाइप है दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जीनोटाइप, हाइपरटेंशन होएगा और हाइपरटेंशन अगेन एक लीडिंग कॉज है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। व्हाट कॉजेज डायबिटिक न्यूरोपैथीज? ये फैक्टर्स हैं जिनमें मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकता है, न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर्स हो सकता है, ऑटोइम्यून फैक्टर्स होते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं और लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। अब मेटाबॉलिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सपोज अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, अब नॉर्मल फैट का लेवल है, या पॉसिबली लो लेवल ऑफ इंसुलिन है, तो इसके रिजल्ट में मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसे मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली नर्व्स को भी या न्यूरॉन्स को भी ग्लूकोज चाहिए होती है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो माइलिन शीट रैप्चर होना शुरू हो जाती है। अगर डिक्रीज ग्लूकोज लेवल है तो उसके अंदर भी जब इंसुलिन रिड्यूस होएगी, इंसुलिन रिड्यूस होने के रिजल्ट में भी क्या होगा कि प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो ये लीड कर रही होती है। ओके, एल्डोज रिडक्टेज बेसिकली क्या चीज़ है? एल्डोज रिडक्टेज जीन हाइपरट्रॉफी, बेटा ये एल्डोज रिडक्टेज जीन हाइपर एक्टिविटी है, हाइपरट्रॉफी नहीं है। गॉट इट? अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ठीक है, एल्डोज रिडक्टेज एक इंजाइम है, इसने क्या करना होता है, ग्लूकोज को साल्टबिटोल के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। और एक पाथवे होता है जिसे पोलियोल पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यह एक पाथवे होता है जिसमें जो ग्लूकोज है उसको सार्बिटोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये भी क्या कर रहा होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस का हो रहा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस होता है। जैसे जितना ज़्यादा सार्बिटोल कन्वर्ट होएगा वो लीड करता है हाइपरग्लाइसीमिया को। अगर जेनेटिक के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, तो ये जो पाथवे है जिसके अंदर ग्लूकोज टू सार्बिटोल का बन रहा होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा वो बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सार्बिटोल होएगी, उसके रिजल्ट में फ्रक्टोज बनना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स बनते हैं। ग्लूकोज जितना ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली वो भी पैथी काज कर रहा होता है। गॉट इट मरियम? ओके, सिगरेट स्मोकिंग कैसे काज करता है डायबिटीज? बेटा सिगरेट स्मोकिंग बेसिकली, सिगरेट का जो स्मोक है वो क्या चीज़ है?
अब ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, जो स्मोक होता है ना, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है कि जाके, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, मैंने पहले पढ़ा था सिगरेट स्मोकिंग के बारे में कि ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे इंक्रीज करती है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो स्मोकिंग है ना, ये जो स्मोक है, ये इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो उसके रिजल्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है। यू कैन से कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, तो ग्लूकोज के मालिक्यूल इनसाइड नहीं जा रहे होते। बेटा बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। आप अपना पेज रिफ्रेश करके देख लें, अगर जिला आपको आवाज़ नहीं आ रही तो काइंडली, ठीक है। स्मोकिंग के बारे में बेटा मैंने ये बताया है कि ये क्या करती है कि ये रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस काज कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर्स हैं जिसमें कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, और वो ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नर्व को सप्लाई करने थे, अगर सपोज हो ब्लड वेसल जो कि न्यूट्रिएंट्स लेके जा रही थी, ऑक्सीजन लेके जा रही थी, अगर वो डैमेज हो गई है तो अल्टीमेटली नर्व तक बेटा ये रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, रिसेप्टर के ऊपर माइट भी बाइंड हो जाती है, ये इंसुलिन की सेक्रेशन बीटा सेल से नहीं होने देती। आई थिंक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होना शुरू हो जाती है। जब रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होएगी तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। न्यूरोवेस्कुलर के अंदर ये होता है कि नर्व, ये ब्लड वेसल डैमेज होती है। जैसे ब्लड वेसल डैमेज होएगी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नर्व तक नहीं पहुंचेंगे, तो अल्टीमेटली न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर हो सकता है। ऑटोइम्यून कोई फैक्टर हो सकता है। ऑटोइम्यून में ये होता है कि अगर सपोज नर्व की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है, मैकेनिकल फैक्टर्स, नर्व की इंजरी होना शुरू हो गई है, कोई स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती है, कोई ट्रोमा इंड्यूस हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके अंदर अल्कोहल यूज हो सकता है, ये स्मोकिंग हो सकती है। ये फैक्टर्स होते हैं दैट आर आइडेंटिफाइड दैट कॉजेज अ डायबिटिक न्यूरोपैथीज। 3 काइंड्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथीज हैं, लेकिन वो जो आपकी 4th बुक है उसके अंदर 2 टाइप्स की मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे ये 3 टाइप्स की थी, एक बुक और मेरे पास पड़ी थी, उसमें से ये मैंने स्लाइड्स ली है, कॉपी किया है। इसमें ये पेरिफेरल है, ऑटोनोमिक है और फोकल न्यूरोपैथी है। एक और टाइप भी होती है जिसको प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। ये जो प्रॉक्सिमल होती है, इसमें बुक में मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा कि ये चौथी टाइप की होती है। अब ये प्रॉक्सिमल जो होती है ना, इसका एक दूसरा नाम भी था जिसको आई थिंक डायबिटिक एमियोट्रॉफी भी कहा जाता है, AMYOTROPHY, एमियोट्रॉफी भी कहा जाता है इसको। ये उन पेशेंट्स में होती है जिनकी एज मोर देन 50 ईयर होना शुरू हो जाती है, और मोस्टली टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं। टाइप 2 के पेशेंट्स हों और उनकी एज मोर देन 50 ईयर्स हो, और इनके अंदर जो इफेक्टेड एरिया आते हैं उसके अंदर हिप था, थाई था और बटक थे। वहाँ पे सवेयर पेन होना शुरू हो जाती है, इवन के लेटर ऑन गैंग्रीन भी बनना शुरू हो जाती है। तो उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, ठीक है। ये कंडीशंस थी जो कि मैंने पढ़ी है। पेपर में बेटा अगर आएगा तो आप, में इस तरह नहीं आएगा। मेनली आप 2 टाइप्स की लिख सकते हैं, जो सोमैटिक है और ऑटोनोमिक है, क्योंकि अगर यूएचएस में आता है तो उसका हमें रेफरेंस लेना पड़ता है कि आपने कौन सी बुक से पेपर लिया है, और वो हमें बताना पड़ता है कि पेज नंबर ये पेज नंबर है, उसके ऊपर ये 2 टाइप्स मेंशन है। गॉट इट? ओके बेटा, प्रॉक्सिमल में मैंने ये बताया है। प्रॉक्सिमल के अंदर इसका दूसरा नाम डायबिटिक एमियोट्रॉफी भी है, AMYOTROPHY। ये उन पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है, उन अडल्ट्स के अंदर जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स होना शुरू हो जाती है, और टाइप 2 वाले पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं।
मोस्टली ये जो एरिया को इफेक्ट करती है, जिनके अंदर हिप्स हैं, जिनके अंदर थाई हैं, जिनके अंदर बटक्स हैं, उन एरिया के अंदर गैंग्रीन बनाना शुरू कर देती है। इन एरिया की मसल वीकनेस का काज कर रही होती है और एट द एंड अल्सरेशन भी काज कर रही होती है और गैंग्रीन को भी लीड कर रही होती है। पेरिफेरल में ये होता है कि डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स, देयर आर द नर्व्स दैट सेंस पेन होती हैं, टच को, हार्ट और कोल्ड को सेंस कर रही होती हैं। तो अगर उनकी डिजीज हो गई है, वो नर्व डैमेज हो गई है या पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गई है, दैट विल लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दे आल्सो अफेक्ट मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ। द नर्व्स इन द फीट एंड लोअर legs are most often affected. This type of nerve damage can lead to serious foot problems and damage usually gets worse slowly over the month or years. अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है तो अल्टीमेटली हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस वजह से पेशेंट्स को एम्पुटेशन करवाना पड़ जाती है। इसके अलावा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी इज डैमेज टू ऑटोनोमिक नर्व्स, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यूनियन की हमने बात की है। बोथ नर्व्स कंट्रोल थिंग्स लाइक योर हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, स्वेटिंग है, डाइजेशन है, यूरिनेशन है, और ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके बेटा, 5 मिनट के लिए अजान के लिए रुक जाते हैं, 35 मिनट्स पे हम बैक हो जाएंगे, ठीक है।
ओके वेल आसान हो गई होगी बेटा, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, नमाज भी पढ़नी है फिर हमने। ठीक है, फोकल न्यूरोपैथी अफेक्ट्स जस्ट वन नर्व यूजुअली इन द रिस्ट, थाई और फुट, एंड इट मे आल्सो अफेक्ट द नर्व ऑफ योर बैक एंड चेस्ट एंड दोज कंट्रोल योर आई मसल। इसमें हमने कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की थी। कार्पल टनल सिंड्रोम फोकल न्यूरोपैथी के अंदर आ सकता है। टू टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट इज थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट vessels that supply the nerve, leading to assumption that vessels ischemia plays a major role in the development of। ठीक है, इसमें यह है कि जैसे ही वो ब्लड वेसल जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है टू द नर्व, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, थिकनेस हो गई है, तो वो नर्व को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा सकेगी, उस वजह से होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि फाइंडिंग ए सेगमेंटल डीमाइनलाइजेशन। अब डीमिनरलाइजेशन में ये होता है कि जो माइलन शीट होती है उसकी एरोजन होना शुरू हो जाती है। जैसे एरोजन होएगी, ये शिवान सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, डीमेलिनेशन होएगी, डीमेलिनेशन होने के रिजल्ट में जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नर्व कंडक्शन नहीं होगी, नर्व कंडक्शन ना होने की वजह से अगेन न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं कि इंक्रीज एल्डोज रिलेक्टेज एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें सार्बिटोल बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा और ग्लूकोज के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के रिजल्ट में अगेन ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, या नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन होना शुरू हो जाएगी, या ये प्रोटीन पीकेसी प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन है। अब ये क्या करती है कि इज implicated in the pathology of diabetes neuropathy, increased level of glucose causes an increase in intracellular glycerol with activated डीमेलिनेशन का बेटा ये होता है कि जो माइलन शीट होती है उसकी एरोजन होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने वहाँ पे डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देता है, उस कंडीशन को डीमेलिनेशन कहा जाता है। इसके रिजल्ट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, डिक्रीज एसेंशियल फैटी एसिड हो सकते हैं, या रिड्यूस सीरम लेवल ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, या नर्व इस्कीमिया या एपोक्सिया हो सकता है। नर्व इस्कीमिया और एपोक्सिया विल आल्सो लीड टू न्यूरोपैथी। ये क्लासिफिकेशन है, ये 4 से ली गई है। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने 2 चीज़ें मेंशन की हैं, वन इज ऑटोनोमिक, अदर वन इज सोमैटिक। ऑटोनोमिक के अंदर हमने चीज़ें पहले डिस्कस कर ली हैं। जो सोमैटिक है उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, वन इज पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, मोनोन्यूरोपैथी हो सकती है, या एम्योट्रॉफी हो सकती है। एम्योट्रॉफी को उन्होंने फोकल प्रॉक्सिमल का नाम दिया है। ठीक है, अब पॉलीन्यूरोपैथी के अंदर बाइलेटरल सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रेस्थीजियाज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग नर्वनेस होना शुरू हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, इम्पेयर्ड पेन फीलिंग्स होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर, लाइट टच, ये वाइब्रेशन सेंसेशन या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। डिक्रीज इन एंकल एंड नी जॉइंट रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाती हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती है। मोनोन्यूरोपैथी इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिक्स नर्व ट्रंक दैट इंक्लूड लॉस ऑफ सेंसेशन, मिक्स तो होना शुरू हो जाती है, पेन और मोटर नर्व जो हैं ये वीकन होना शुरू हो जाती हैं। एम्योट्रॉफी के अंदर एसोसिएटेड विद मसल वीकनेस होती है, वेस्टिंग होना शुरू होती है, सेवियर पेन ऑफ मसल्स एंड पेल्विक रीजन और थाई होना शुरू हो जाती है, और ये मोर देन 50 ईयर्स वाले लोगों को इफेक्ट कर रही होती है, और टाइप 2 वाले पेशेंट जो होते हैं। ऑटोनोमिक के अंदर इम्पेयर्ड वेजोमोटर सेंटर्स है, पोस्टरल हाइपरटेंशन लीड करेगा, इम्पेयर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शनिंग होएगा, तो गैस्ट्रोप्रेसिस काज करेगा, डेरिया होएगा, ऑफन पोस्टपेरियल और लेक्चुरल होना शुरू हो जाएगा, इम्पेयर्ड गैस्ट्रोयूरिनरी फंक्शन जिसमें पैरालिटिक ब्लैडर हो सकता है, इनकम्प्लीट वाइडिंग होना शुरू हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, रेट्रोग्रेड एजुकेशन होना शुरू हो सकती है। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एक्स्ट्राओकुलर नर्व पैरालिसिस हो सकता है, इम्पेयर्ड पिट्यूटरी रिस्पॉन्सेज हो सकता है, ये इम्पेयर्ड स्पेशल सेंसेस, इनकी बेस के ऊपर हम साइन और सैंपल्स बना रहे होते हैं कि ऑटोनोमिक के अंदर अगर है तो कौन सा एरिया इफेक्टेड है, कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। सोमैटिक के अंदर डिजिटल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी इन विच लॉस ऑफ फंक्शन अकर्स इन स्टॉकिंग ब्लू पैटर्न is the most common form of peripheral neuropathy. इसके अलावा somatic sensory involvement usually occurs
first and is usually bilateral and symmetric, associated with diminished perception of vibration, pain, temperature, particularly in lower extremities. In addition, the discomfort associated with the loss of sensory or motor functions, lesions in the peripheral nervous system predisposes a person with diabetes and other complications. अगर peripheral nervous system की पैथी हो गई है, disease हो गई है, तो other complication को lead कर जाता है, like amputation हो सकती है, ulceration हो सकती है. Painful diabetic neuropathy involves the somatosensory neurons that carry pain impulses. Somatosensory neurons हैं उनकी जो नॉर्मली impulses होती हैं वो नहीं होती. Sticking grooves का बेटा एक जगह पे पेन होएगा, अगली जगह पे पेन फील नहीं होएगा, ग्रूव बनने शुरू हो जाते हैं. पैटर्न में पेन होता है, एक जगह पे होएगा, दूसरी जगह पे नहीं होएगा. एक जगह पे नर्व पार्शली स्टिमुलेट होएगी, दूसरी जगह पे नहीं होएगी. Neuropathy of lower extremities is associated with 61% of lower extremity amputation and mortality rate within 5 years after such amputation ranges from 39 to 80%. ये फोर्स से बुक से लिया गया है कि अगर हम एम्पुटेशन की बात करते हैं तो एम्पुटेशन में 61% लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हो रही होती है और मोर्टेलिटी रेट विद इन 5 ईयर्स है, और एम्पुटेशन रेंजेस जिनमें 39 से 80% होती हैं. इसके अलावा ऑटोनोमिक होती है. ऑटोनोमिक में डिसऑर्डर्स ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम हो सकते हैं. अब डिफेक्ट्स इन वेसोमोटर रिफ्लेक्सेस कैन लीड टू डिजीनेस एंड सिनकोप व्हेन द पर्सन मूव्स फ्रॉम द स्पाइन टू स्टैंडिंग पोजीशन. अगर स्पाइन स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहा है तो उसके अंदर वेसोमोटर रिफ्लेक्सेस डिफेक्ट होने की वजह से पेशेंट डिजीनेस और सिनकोप में चला जाता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोज बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. इसके अलावा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सेंसिटिविटी टू टच हो सकती है, टेम्परेचर और वाइब्रेशन हो सकती है. टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक फिलामेंट टेस्ट होता है. सेंसिटिविटी टू टच में बी टेस्टेड यूजिंग ए सॉफ्ट नायलॉन फाइबर कॉल्ड ए नॉन फिलामेंट. जो नॉन फिलामेंट को टच करवाया जाता है और देखा जाता है कि पॉजिटिव टेस्ट है या नहीं है. दूसरा नर्व कंडक्शन स्टडीज होती है. Nerve conduction studies may test measures how quickly the nerve in your arms or legs conduct electrical signals, and it's often used to diagnose carpal tunnel syndrome को डिटेक्ट करने के लिए किया जा रहा होता है. इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाई जा रही होती है, EMG, along with nerve conduction studies. Electromyography measures the electrical discharge produced in your muscles. Quantitative sensory testing होता है. Non-invasive test is used to assess how your nerve responds to vibration and changes in the temperature. Temperature और vibration of nerve respond करने के लिए quantitative sensory testing यूज किया जा रहा होता है. Autonomic testing होता है. If you have symptoms of autonomic neuropathy, your doctor may request special test to look at your blood pressure in different position and assess your ability to sweat. And these are references. I think that's enough for you. ओके, अब कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, अदरवाइज दैट्स ऑल. आप टेस्ट का डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों ने टेस्ट किस दिन देना है. टेस्ट का बता दें, आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा और मुझे फाइनल डेट बता दीजिएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा. डायग्नोस्टिक टेस्ट बेटा बुक मेरे पास एक और है, उसमें है, आपकी बुक में भी होंगे. MCQs होंगे सिर्फ, MCQs, एंड MCQs विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. ये ना समझिएगा कि हाँ आप लोगों ने अगर बहुत अच्छा पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर बहुत अच्छा पढ़ा होता डेफिनेटली आपके लिए
बेटा बुक पढ़नी पड़ेगी, इस लेक्चर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे उतने एमसीक्यूज आपके अच्छे होंगे, आपका कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा ना, आप कहेंगे ये एमसीक्यूज हमें पहले ही आते थे। एंड डेफिनेटली आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे कंसेप्ट अच्छा होगा, एमसीक्यूज मुश्किल नहीं लगेंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो एमसीक्यूज विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। फिर आप ये ना कहिएगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ भी नहीं आती। इससे ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, ओके नो प्रॉब्लम, ना कीजिएगा। एंड गूगल विल नॉट हेल्प, ये बात याद रखिएगा कि गूगल आपको पोस्ट आरएन में हेल्प नहीं कर सकता। एमसीक्यूज कितने होंगे ये मैं लेटर ऑन डिसाइड करूँगा। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी? आपको वाइवा में नंबर नहीं मिलने वाले आलिया। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है। टेस्ट आप डेट डिसाइड कर लीजिएगा। टेस्ट डिसाइड करने के बाद मुझे बता दीजिएगा, हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ओके बेटा, बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर यूएचएस, नथिंग टू वरी, ठीक है। अच्छा अच्छा पढ़े, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। बेटा माइक्रोसोमिया होगा, माइट बी, आई विल बी रॉन्ग, माइक्रोसोमिया होगा। माइक्रोसोमिया में ये होता है कि उसका जो बेबी का हेड होता है ना, या बेबी का ओवरऑल जेस्टेशनल एज के लिहाज से साइज इंक्रीज हुआ होता है, माइक्रोसोमिया होगा। माइक्रोसोमिया, माइक्रोडर्मा नहीं होगा। आई थिंक माइट बी, आई वाज रॉन्ग, काइंडली करेक्टेड। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। बेटा माइक्रोटोम अगर लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, साइड के ऊपर अगर लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा।